जियो के आने के बाद जहां बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे, वहां अकेला एयरटेल ही था जिसने जियो वेव का डटकर मुकाबला किया। ये वो समय था जब ना तो बीएसएनएल के लिए सरकार का सपोर्ट काम आया और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद वोडाफोन सरवाइव कर सका। ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा। लेकिन जब किसी कंपनी का फाउंडर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो तो वो भला डूब कैसे सकती है। साइकिल के पार्ट्स बेचने से लेकर जनरेटर सेल करने और टेलीफोन असेंबल करने तक उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं सुनील मित्तल की वो इंस्पिरेशनल स्टोरी जो न केवल एक बिजनेस टाइकून बनने तक की है बल्कि उस जज्बे और संघर्ष की भी है जिसने एयरटेल को आज इस मुकाम तक पहुँचाया। तो दोस्तों, सुनील मित्तल की कहानी स्टार्ट होती है 1957 से, जब कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता और सांसद सतपाल मित्तल के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सुनील भारतीय मित्तल। अब फैमिली बैकग्राउंड को जानकर आपको लग रहा होगा कि सुनील की लाइफ कितनी आसान रही होगी ना, लेकिन रुकिएगा, क्योंकि उन्हें अपने लाइफ के हर स्टेज पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा कि शायद कोई और होता तो हार मान लिया होता। असल में सुनील मित्तल ने अपने लिए एक अलग ही सपना देखा था। वो पापा की तरह एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इसीलिए 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया। और पता है वो भी किस चीज का बिजनेस? बहुत छोटे लेवल पर बाइसिकल पार्ट्स बेचने का। और इसके लिए भी उन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लिए थे। अब यह सुनील मित्तल का पहला बिजनेस था। ऐसे में ना तो उन्हें मार्केट की सही जानकारी थी और ना ही कॉम्पिटिटर्स की, इसीलिए शुरुआत में उन्हें काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया, जिससे थोड़े ही टाइम बाद उन्हें इस इंडस्ट्री की डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अब उन्हें यह भी अंदाजा हो गया था कि इस काम में मार्जिन बहुत कम है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी काफी लिमिटेड। ऐसे में ये बिजनेस उनके सपने को उड़ान बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। इसीलिए उन्होंने अपने इस बिजनेस को बंद करके कई अलग अलग बिजनेसेस में हाथ पैर मारे, लेकिन किसी में भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। और फिर इतने सारे फेलियर्स के बाद अब सुनील मित्तल निराश होने लगे थे। लेकिन तभी 1980 में एक ऐसा मौका उनके हाथ लग गया जिससे वह फिर से सक्सेस की ओर बढ़ने लगे। असल में जापान की कंपनी सुजुकी अपने पोर्टेबल जनरेटर्स को इंडिया में बेचने के लिए किसी लोकल इंपोर्टर की तलाश में थी और फिर इसी मौके का ही फायदा उठाने के लिए सुनील मित्तल ने सुजुकी के साथ में पार्टनरशिप कर ली और उसके जनरेटर्स को इंडिया में भी इम्पोर्ट करके बेचने लगे। अब सुनील मित्तल की इस कंपनी का शुरुआती गोल था कि इन जनरेटर्स को स्ट्रीट साइड वेंडर्स जैसे कि समोसे, टिक्की और सब्जी वालों के ठेले पर लगाना। लेकिन बहुत जल्द ही सुनील मित्तल को यह समझ आ गया कि वो गलत जगह अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरेटर्स की सबसे ज्यादा जरूरत उन छोटे ऑफिसेज और दुकानों को थी जिन्हें बार बार पावर कट की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सुनील मित्तल के इस नई स्ट्रैटेजी के चलते पोर्टेबल जनरेटर्स की डिमांड खूब बढ़ी और लोग इन्हें दुकानों और छोटे ऑफिसेज के साथ साथ अपने घरों में भी लगाने लगे। इस बिजनेस से सुनील ने काफी प्रॉफिट कमाया, लेकिन सिर्फ 1983 तक, क्योंकि 1983 में इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्टेबल जनरेटर्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था ताकि इंडिया में इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और फॉरेन एक्सचेंज की बचत हो पाए। लेकिन सरकार का ये कदम सुनील के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस फैसले के बाद उनका सारा कारोबार एक ही झटके में बंद हो गया। अब कुछ समय तक बेरोजगार रहने के बाद सुनील मित्तल ने सोचा कि क्यों ना फॉरेन जाकर कोई दूसरा बिजनेस किया जाए। इसी इरादे के साथ वो ताइवान पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि लोग यहां पर पुश बटन वाले टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, जबकि इंडिया में उस टाइम सिर्फ रोटरी डायल फोन का ही इस्तेमाल होता था। अब यहीं से उन्हें एक नया बिजनेस आइडिया भी आया कि इस नई टेक्नोलॉजी को इंडिया से भी रूबरू कराया जाए। लेकिन चाहे अब पुश बटन हो या फिर रोटरी डायल, दोनों का काम तो कॉल ही करना था। ऐसे में पुश बटन लाने का मकसद क्या सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना था? बिल्कुल नहीं। असल में रोटरी डायल फोन्स में हर नंबर को घुमाकर डायल किया जाता था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, साथ ही बार बार घुमाने की वजह से वो अक्सर खराब हो जाता था। जबकि पुश बटन वाले फोन्स का इस्तेमाल करना फास्ट और इजी था। साथ ही इसमें स्पीड डायल और रिडायल जैसे शॉर्टकट्स भी लगाए गए थे, जो कि कॉलिंग को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बनाते थे। इसीलिए 1984 में सुनील मित्तल ने ताइवान की कंपनी किंगटेल से पुश बटन फोन्स को इंपोर्ट करके उन्हें इंडिया में असेंबल करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब कुछ टाइम के बाद इसकी डिमांड खूब ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें।
लेकिन उन्हें पता था कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड यानी कि BTL नाम की एक कंपनी बनाई और जर्मनी की कंपनी सीमेंस के साथ टाई अप करके इंडिया में ही इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन वाले फोन्स को मैन्युफैक्चर करने लगे। 1990s तक सुनील मित्तल ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हुए फैक्स मशीन्स, कॉर्डलेस फोन्स और दूसरे टेलीकॉम इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करने लगे थे, जिसका ब्रांड नेम आप में से काफी सारे लोगों ने सुना ही होगा, बीटल। जी हाँ, ये वही बीटल है जिनके लैंडलाइन फोन्स 90s के दौर में खूब पॉपुलर हुआ करते थे। खैर, इसके बाद आया 1992, जो कि सुनील मित्तल के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक्चुअली सुनील मित्तल एक फैमिली वेकेशन पर थे, तब उन्हें पता चला कि भारत सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को भी मोबाइल टेलीफोनी बिजनेस में इनवाइट कर रही है। ये सुनते ही सुनील मित्तल ने ठान लिया कि उन्हें ये लाइसेंस हर हाल में चाहिए। इसीलिए वो फौरन वैकेशन से वापस आए और मोबाइल नेटवर्क लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की तैयारी में लग गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट था। असल में सरकार ने एक शर्त रख दी थी कि वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज को ही लाइसेंस देंगी जिनके पास पहले से ही टेलीकॉम ऑपरेटर का एक्सपीरियंस मौजूद हो। अब प्रॉब्लम ये थी कि मोबाइल टेलीफोनी का सेक्टर इंडिया में बिल्कुल नया था और किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था। इसीलिए सुनील मित्तल ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी बनाई और फ्रांस की एक जानी मानी टेलीकॉम कंपनी विवेंडी के साथ में पार्टनरशिप कर ली। इस कोलैबोरेशन से उन्हें दो बड़े बेनिफिट्स मिले। एक तो उन्हें टेलीकॉम ऑपरेटर का रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हासिल हुआ और दूसरा उनके पास एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम भी आ गया। और फिर इन सभी एफर्ट्स का नतीजा ये हुआ कि सुनील मित्तल ने यह लाइसेंस हासिल कर लिया, जिसके बाद 1995 में उन्होंने भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड यानी कि BCL को एस्टेब्लिश किया और 1997 में एयरटेल के नाम से दिल्ली में अपनी मोबाइल सर्विस लॉन्च कर दी। एयरटेल ने कुछ ही सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखी और भारत की ये पहली टेलीकॉम कंपनी बनी जिसने 2 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया था। पर क्या ये जर्नी सच में ही इतनी स्मूथ रही थी? बिल्कुल नहीं। असल में एयरटेल के शुरुआती दिनों में सुनील मित्तल को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में उनकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज बहुत कम थी और मोबाइल नेटवर्क सेटअप करने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर फंड्स की भी जरूरत थी। अब अगर आज की बात करें तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत आसान होता, या तो बैंक से लोन ले लो या फिर इन्वेस्टर से फंड जुटा लो। लेकिन उस टाइम पर मार्केट बिल्कुल नई थी, जिसकी वजह से बैंक और इन्वेस्टर्स इस कंपनी में पैसे लगाने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन फिर भी सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी और बार बार ट्राई करने के बाद आखिरकार उन्होंने इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लिया, साथ ही बैंक से भी फंडिंग जुटाने में कामयाब रहे। और फिर अपने मोबाइल टावर लगाने जैसे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एरिक्सन और नोकिया जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप कर ली। अब दोस्तों, इन पार्टनरशिप्स का फायदा ये हुआ कि सुनील मित्तल अपने सर्विस की क्वालिटी पर ज्यादा बेहतर फोकस कर पा रहे थे। आगे चलकर अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन पूरे इंडिया में करने के लिए भारतीय एंटरप्राइजेज ने 1999 में जेटी होल्डिंग्स को एक्वायर कर लिया, जिससे कि आंध्र प्रदेश में वो अपनी पकड़ बना पाए। और फिर साल 2000 में उन्होंने चेन्नई बेस्ड स्काई सेल कम्युनिकेशंस को एक्वायर कर लिया, जिससे कि कंपनी अब साउथ इंडिया में भी एंटर कर चुकी थी। और दोस्तों, पता है, सुनील मित्तल का मानना है कि एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस लीडर को सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने का भी काम करना चाहिए। इसीलिए साल 2000 में उन्होंने भारतीय फाउंडेशन की स्थापना की ताकि रूरल एरियाज में एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। हालांकि अब आगे का डगर एयरटेल के लिए काफी कठिन होने वाला था, क्योंकि उस समय मार्केट में एयरटेल के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ने एंट्री ले ली थी और ये कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि BSNL था। साल 2000 में सरकार ने BSNL को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में एस्टेब्लिश किया था और इसे पूरे देश में मोबाइल और लैंडलाइन सर्विसेज देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब BSNL को गवर्नमेंट का मजबूत सपोर्ट मिला था, जिससे उसे फंडिंग और रिसोर्सेज काफी आसानी से मिल गए, जबकि दूसरी तरफ एयरटेल रेगुलेटरी हर्डल्स और फंडिंग चैलेंजेस से लगातार जूझ रहा था। यही रीजन था कि BSNL बहुत जल्द ही देश के उन रिमोट एरियाज में भी अपनी सर्विसेज पहुंचाने लगा जहां चिट्ठियां भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी। इसके अलावा उस समय एयरटेल के प्लान्स काफी एक्सपेंसिव हुआ करते थे, जबकि BSNL ने एक लो कॉस्ट मॉडल को अपनाया था और इसने अपने मोबाइल और इंटरनेट प्लान्स इतने अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च किए थे कि हर कैटेगरी के यूजर्स इसे अफोर्ड कर सके। यही वजह था कि चाहे बड़े शहर हो या फिर दूर दराज के छोटे गांव, हर जगह के लोगों के लिए BSNL एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बन चुका था।
और दोस्तों सरकारी कंपनी होने की वजह से लोगों का बीएसएनएल पर एक अलग ही लेवल का भरोसा था। और दोस्तों इन्हीं सभी रीजन से एयरटेल का कस्टमर बेस अपनी तरफ करते हुए बीएसएनएल बहुत जल्द इंडिया का टॉप सर्विस प्रोवाइडर बनने की राह पर निकल पड़ा। लेकिन बीएसएनएल की इस ग्रोथ के साथ ही उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ भी था और वो था नेटवर्क इंस्टेबिलिटी। क्योंकि बीएसएनएल के अफोर्डेबल प्लान्स और हायर रीच की वजह से बहुत सारे लोग इनकी सर्विसेज को यूज करने लगे थे। इससे उसकी नेटवर्क कैपेसिटी पर बहुत प्रेशर आ गया। मतलब कि बीच में ही कॉल डिस्कनेक्ट होना, हर जगह नेटवर्क का न आना और बहुत ही स्लो इंटरनेट, इस तरह की दिक्कतें बीएसएनएल में बहुत आम हो गई थी। ऐसे में सुनील मित्तल ने बहुत जल्द ही बीएसएनएल की इन कमियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने एयरटेल के नेटवर्क को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट किए और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया ताकि कस्टमर्स को सीमलेस कनेक्टिविटी मिल सके। इसके अलावा एयरटेल ने कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के तहत एक सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर और 24/7 सपोर्ट सिस्टम शुरू की, जो कि उस टाइम के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। लेकिन दोस्तों इन स्ट्रेटेजीज पर काम करते हुए भी कभी भी सुनील मित्तल अपने एक्सपेंशन के ड्रीम को नहीं भूले थे, पर इस एक्सपेंशन के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए साल 2002 में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय एंटरप्राइजेस को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। अब पब्लिक होने की वजह से कंपनी को काफी कैपिटल मिलने लगा, जिससे सुनील मित्तल ने एयरटेल के एक्सपेंशन पर खूब काम किया। वह स्पाइस सेल और हैक्साकॉम जैसे कई सारे लोकल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को भी एक्वायर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर अपने कॉम्पिटिटर बीएसएनएल को हराने के लिए उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान का प्राइस भी काफी कम कर दिया। अब दोस्तों अगर एक फास्ट और स्टेबल नेटवर्क किफायती दाम पर मिल रहा हो तो भला उसे कोई क्यों नहीं अपनाता। इसीलिए शहरों के साथ ही गाँव में भी एयरटेल का एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनने लगा। और यही वजह था कि 2005 में एयरटेल बीएसएनएल को भी पीछे करते हुए भारत का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया था। लेकिन जैसे जैसे एयरटेल ग्रो कर रहा था वैसे ही वैसे इसका कंपटीशन भी बढ़ता ही जा रहा था। रिलायंस, वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की एंट्री से टेलीकॉम मार्केट में कंपटीशन काफी इंटेंस हो गया था। लेकिन एयरटेल ने अपनी मजबूत मार्केट पोजीशनिंग और लॉयल कस्टमर बेस के दम पर अपने नए कॉम्पिटिटर्स को इफेक्टिवली हैंडल किया। लेकिन दोस्तों सुनील मित्तल यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इंडिया में मिली इस कामयाबी के बाद उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी एंटर करने का सोचा। और फिर उन्होंने 2010 में अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी जेन टेक्नोलॉजी के ऑपरेशंस को $10.7 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन से एयरटेल को अफ्रीका के 15 देशों में अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन करने का मौका मिला, जिससे एयरटेल एक ग्लोबल टेलीकॉम प्लेयर बन गया। अफ्रीका में एक्सपेंशन करना सुनील भारती का एक बोल्ड स्टेप था, क्योंकि वहाँ के मार्केट डायनामिक्स और कस्टमर बिहेवियर भारत से काफी अलग थे। लेकिन नई मार्केट के चैलेंजेस को समझते हुए सुनील मित्तल ने वहाँ भी अफोर्डेबल प्लान्स लॉन्च किए, ताकि लो इनकम वाले लोग भी मोबाइल सर्विसेज का यूज कर सके। इसके बाद आया साल 2012, जो कि एयरटेल के लिए एक बहुत ही सुनहरा दौर साबित हुआ। एक्चुअली इस समय टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से बदलाव हो रहा था। इसी को देखते हुए ही सुनील मित्तल ने एक विजनरी कदम उठाया और बीएसएनएल सहित सभी टेलीकॉम कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सबसे पहले 4G सर्विस को लॉन्च कर दिया। अब बीएसएनएल के पास सरकार का समर्थन और फंडिंग तो थी ही, लेकिन सब खुद ही करेंगे वाली मानसिकता के चलते वो पीछे छूट गए। असल में बीएसएनएल का मानना था कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकारी रिसोर्सेज से वो खुद ही पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे। दूसरी ओर सुनील मित्तल को पता था कि तेजी से बदलती टेलीकॉम मार्केट में इंतजार करना ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करके अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप कर लिया। इस स्मार्ट डिसीजन की वजह से सुनील मित्तल पूरे भारत के अंदर बहुत कम समय में एयरटेल की 4G सर्विस लॉन्च करने में सफल रहे। और फिर अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट और अच्छी सर्विसेज की वजह से मार्च 2015 तक कंपनी ने 3 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। लेकिन दोस्तों 2012 में शुरू हुआ ये सुनहरा दौर 4 साल भी नहीं टिक सका, क्योंकि 2016 सुनील मित्तल और एयरटेल के लिए उनकी अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत लेकर आया, और इस मुसीबत का नाम था जियो। एक्चुअली सितंबर 2016 में जियो ने टेलीकॉम मार्केट में एंट्री ली और आते ही इसने पूरे सेक्टर का नक्शा बदल कर रख दिया। ये वो टाइम था जब एयरटेल का 1 से 2 GB का मंथली डेटा प्लान आमतौर पर 300 से 400 रुपए के बीच में होता था, और इसमें कॉलिंग करने के लिए भी अलग से चार्जेस लगते थे। लेकिन फिर जब जियो आया तो उसने ऐसा ऑफर दिया कि सभी हैरान रह गए, जैसे कि अनलिमिटेड फ्री डेटा और कॉलिंग, वो भी 4G स्पीड पर।
इन फ्री सर्विसेज के दम पर जियो ने सिर्फ 170 दिनों में ही 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स का बेस बना लिया था, जो कि टेलीकॉम हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड था। इसका असर यह हुआ कि जहां पहले एयरसेल, टेलीनॉर और टाटा डोकोमो जैसी 12 टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थी, उनमें से कुछ कंपनीज या तो बिक गईं या फिर हमेशा के लिए बंद हो गईं और एंड में सिर्फ 4 ही कंपनीज ऐसी बची जो कि जैसे तैसे करके सरवाइव कर रही थी। इन कंपनीज में एक तो था बीएसएनएल, जो कि बस नाम मात्र का रह गया था, दूसरा था एयरटेल, तीसरा आइडिया और चौथा वोडाफोन। इसमें भी आइडिया और वोडाफोन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके चलते 2018 में ये दोनों मर्ज होकर वीआई बन गए। लेकिन इसके बाद भी वीआई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया कि जियो से मुकाबला कर पाए, यानी कि असली खेल अब सिर्फ जियो और एयरटेल के बीच में ही चल रहा था। अब दोस्तों हो सकता है कि जियो के लिए ये सिर्फ हार या जीत का खेल हो, लेकिन एयरटेल अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि 2016-17 के फोर्थ क्वार्टर में एयरटेल का नेट प्रॉफिट 71.7% तक ड्रॉप हो गया था और कंपनी कर्ज में डूबती जा रही थी। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ डेट की नहीं थी, बल्कि एयरटेल बहुत तेजी से अपना मार्केट शेयर भी खोता जा रहा था। पर दोस्तों ऐसे हालात में भी सुनील मित्तल ने काफी समझदारी से काम लिया और उन्होंने वीडियोकॉन, टाटा और टेलीनॉर जैसी कंपनीज के 4G स्पेक्ट्रम को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जो कि बंद होने के कगार पर थे। इस स्ट्रैटेजी की वजह से बहुत ही कम समय में इन्होंने पूरे इंडिया में अपनी 4G कवरेज को और भी ज्यादा बढ़ा लिया और लगातार नेटवर्क की क्वालिटी इंप्रूव करने की भी दिशा में काम करते रहे। इसके बाद आया साल 2018, जब एयरटेल ने अपने 49 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को खुद ही रिमूव करके सबको हैरानी में डाल दिया था। असल में ये इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स थे, जिसे कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर क्लीन अप इनिशिएटिव कैंपेन के तहत हटा दिया था, ताकि नेटवर्क पर लोड कम करके अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सके और जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। सुनील मित्तल के इस फैसले का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिला, जब अगस्त 2020 से जनवरी 2021 यानी कि सिर्फ 5 महीनों में ही एयरटेल से 25 मिलियन नए सब्सक्राइबर जुड़े, जो कि जियो से 3 गुना ज्यादा था। इसके अलावा टाइम के हिसाब से खुद को ढालते हुए इसने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, एयर फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम टीवी बॉक्स भी लॉन्च किए, जिसने कि एयरटेल का एक इकोसिस्टम बिल्ड किया। और कुछ इस तरह से सुनील मित्तल के इंटेलिजेंस की वजह से आज भी एयरटेल अपनी अलग पहचान बनाकर मार्केट को लीड कर रहा है।